के वीडियो में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में देखा था। उसी अभियान का एक हिस्सा है कृषि आधारभूत या कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर निधि या कृषि अवस्थापन निधि की स्थापना सरकार की तरफ से की गई है। यह उसी का एक हिस्सा है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। स्पेशली आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त संभाव्यता भी विद्यमान है। और कोविड-19 के काल में आप ये देखते हैं कि भारत से ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों को छोड़कर अपने ग्रामीण इलाकों में वापस जा चुके हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ अल्पकालिक उपाय तो किए ही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दीर्घकालिक उपाय करना बाकी था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ही सरकार इसी योजना में से एक निश्चित रकम सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है वह कृषि अवस्थापन निधि को बनाकर किया है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में अवस्थापन सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार की यह पहली पहल है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि इसके पहले भी 1995 में सरकारें जो थी वह रीडप का गठन किया गया था और उसके लिए बजट में आज भी प्रावधान हमारे देश की सरकार की तरफ से किया गया है। हम लोग ये देखते हैं कि रीडप में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटी, रीडफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट, यानी रीडप का गठन किया गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया। यहां पर सरकार हम लोग ये देखते हैं कि एक अलग से फंड कृषि अवस्थापन निधि, यानी कहने का मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन किया है। ये हम लोग ये देखते हैं कि जनरली किसानों के फसलों की बुआई कटाई के बाद ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बुआई के बाद जो जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनको डेवलप किया जा सके। तो चूंकि आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि जब फसलों की कटाई हो जाती है तो उनका भंडारण करना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए कोल्ड स्टोर होना चाहिए। इसी तरीके से फूड इंडस्ट्रीज वगैरह प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा परिवहन और मार्केटिंग इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना हमारे देश के सरकार के लिए लंबे समय से एक चुनौती रहा है। क्योंकि भारत एक गांव का देश है और यहाँ पर कृषि आज भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आज भी मानी जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि आज भी देश के जीडीपी का लगभग 12 से 13% हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में 4% समृद्धि को प्राप्त करना या अचीव करना भारत के लिए बहुत जरूरी, अत्यंत जरूरी है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के किसान अनाजों का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अगर इस उत्पादन का सही ढंग से विक्रय कर दिया जाए तो इससे निश्चित है कि किसानों की इनकम या आय दुगना हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अभाव में किसान हम लोग ये देखते हैं कि अपनी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान कर लेते हैं और इस नुकसान के वजह से उनकी इनकम कम हो जाती है। और इनकम कम होने का परिणाम ये होता है कि हमारे देश का किसान कल भी निर्धन था, आज भी निर्धन है और अगर यही सिलसिला चला तो आगे भी निर्धन रहेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों की इनकम को दुगना, चूंकि 2022 तक कृषि आय को बढ़ाकर, कृषकों की आय को बढ़ाकर दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, उसी को संपूरकता प्रदान करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो आत्मनिर्भर भारत योजना था उसी में से एक फंड को अलॉट किया कृषि अवस्थापन निधि में, ताकि फसलों की कटाई के बाद जिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता किसानों को पड़ती है वो फैसिलिटी को हम डेवलप कर सकें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोर की स्थापना किया जा सके, इसी के तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित किया जा सके। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कटाई के बाद ओसाई होती है और ओसाई के बाद अनाजों का भंडारण भी बढ़िया सो वेयर हाउस इत्यादि की स्थापना हो सके। इसी तरीके से मार्केट तक ये सारी वस्तु किसान सफलतापूर्वक पहुंचा दे, इसके लिए रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कटाई के बाद ओसाई की जरूरत होती है, वहां पर लाइट इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरीके से गांव-गांव हम लोग ये देखते हैं कि जो पहले से विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पीएम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं उसको भी और मजबूत बनाया जा सके। इसी तरीके से सालों भर गांव में रोड खुली रहे, ये भी होना चाहिए। तो कहने का यहां पर मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए
वो अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि काफी कमी है, और इससे किसानों को उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो नुकसान हो जाता है। इन्हीं को बचाने के लिए और इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करती है। अगले 4 वर्षों में हम लोग ये देखते हैं कि इस 1 लाख करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने ये कहा है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप अब सरकार नहीं करेगी। जैसे रीड में हम लोग ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम कौन करती है? सरकार। जैसे सरकार उसके अंतर्गत सड़क बनाती है, सिंचाई परियोजना को चलाती है, इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करवाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत ये निधि हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा, और इस ऋण को प्राप्त करके हम लोग ये देखते हैं कि किसान जो है अपने यहां आधारभूत सुविधा को डेवलप करे, और उस सुविधा को डेवलप करके अपनी अनाजों को या अपनी उपजों को क्या करे? सुरक्षित रखे, और उपज को कुछ समय रोकने के पश्चात अगर मार्केट में बेचा जाए तो उसका अच्छा दाम मिल सके। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये फंड स्पेशली लोकेटेड जो किया जाएगा वो किसानों के हाथ में किया जाएगा, और किसान ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपने हिसाब से डेवलप करे ताकि उनको भविष्य में आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। तो सरकार ने एक तरह से 1 लाख करोड़ रुपए ऋण का प्रावधान किया है। यह ऋण हम लोग ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की व्यापारिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्य संस्थाओं के माध्यम से बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार के बजट में इस बार के वित्तीय वर्ष में यह कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए का ऋण इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को प्रदान किया जाएगा। यह ऋण हम लोग ये देखते हैं कि प्राथमिक मतलब व्यापारिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो प्राथमिक सहकारी साख समिति को दे सकती है, कृषि साख समिति को दे सकती है, किसान समूह को दे सकती है, एग्रोटेक एसोसिएशन इत्यादि को दे सकती है। यानी कहने का मतलब है कि ये ऋण दे सकते हैं, लेकिन इस ऋण के इस्तेमाल से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को निजी क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा और उस पर स्वामित्व या ओनरशिप उन्हीं की होगी। लेकिन अगर ये फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित है कि इससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है, और इस दीर्घकालिक लाभ से हम लोग ये देखते हैं कि किसानों की आय बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। यानी इस बार 10,000 करोड़ रुपए हम लोग ये देखते हैं 10,000 करोड़ रुपए सरकार लोन के रूप में देगी, और इस लोन के सहायता से हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या किसानों द्वारा अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए, अगले 3 वर्षों में हम लोग ये देखते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट है। लेकिन ये निधि को अगले 10 वर्षों तक, इस निधि को हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने कहा है कि अगले 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा। ये 4 वर्ष तो गुजर जाएंगे, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए, जो 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग ये देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना में से दिया गया है, इसको 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो कृषि अवस्थापन निधि के लिए, इसमें से 10,000 करोड़ रुपए हम लोग ये देखते हैं कि इस वर्ष, अगले 3 वर्षों में हम लोग ये देखते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए किसानों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इससे हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक जो फलों की, सब्जियों की, अनाजों की बर्बादी होती थी वो तो एक तो बचेगी। इसके अलावा किसान पहले से, अभी तक किसान हम लोग ये देखते हैं कि भंडारण के अभाव में या वेयर हाउस के अभाव में अपनी उपज को तत्काल बेचने के लिए कम कीमत पर बाध्य होते थे, और वो बार्गेनिंग करने में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते थे। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि किसान इन अपनी उपज को वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रख सकता है और कुछ समय आगे बढ़ा सकता है, और जब दाम बढ़ जाता है तब उसकी कीमत को वो वसूल सकता है। तो इस तरीके से ये माना जा रहा है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप होती है तो इससे बिचौलिया सक्रिय या तेजी से भाग लेते हैं या तीव्रता के साथ अर्थ जगत पर अपना प्रभाव डालते हैं किसानों पर, किसानों के जीवन पर, वो प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, और उसका लाभ हम लोग ये देखते हैं कि सीधे किसानों को मिलने लगेगा, और इससे उनकी आय जो होगी वह बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार की ओर से जो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, उसी के पूरकता के रूप में या उसी को कम्प्लीमेंशन रूप में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार ने कृषि अवस्थापन निधि को स्थापित किया है।
और यह निधि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पास या ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कर्म के लिए जो अस्थापन सुविधा की कमी जनरली देखी जाती है, जो कोल्ड स्टोर की कमी देखी जाती है, वेयर हाउस इत्यादि की कमी देखी जाती है, विपणन इत्यादि की कमी जो देखी जाती है, इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि की जो कमी देखी जाती है, वो कमी की भरपाई हम लोग ये देखते हैं कि यह कार्यक्रम करती है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अब इसमें यह देखना होगा, अब इसकी समस्या भी है। अब समस्या में क्या है? समस्या में तो यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जैसे इस योजना में धन का आवंटन कर देती है। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि केवल बड़े बड़े जो किसान हैं गांव के वही ऋण प्राप्त ये न कर सके, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि जो समूह और संगठन है उनको ही ऋण प्रेरित किया जाए। अगर समूह और संगठन को ही, जैसे सरकार ने यह कहा है कि प्राथमिक सहकारी साख समिति, इसी तरीके से किसान साख समिति, इसी तरीके से किसान क्लब, किसान समूह इत्यादि, इसी तरीके से एग्रीटेक एसोसिएशन वगैरह है, इनको ऋण दिया जाए ताकि स्वामित्व जो हो हम लोग ये देखते हैं कि वो एक सामूहिक हो। और इसमें जो ऋण का प्रावधान किया, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का जब निर्माण हो और स्थापन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री बने उस इंडस्ट्री पर हम लोग ये देखते हैं कि एक समूह के लोगों का स्वामित्व हो, उसमें ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति का स्वामित्व हो। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि फिर जो लाभ ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और जिसकी जरूरत है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें ये जरूरत है कि समूह के लोगों को दिया जाए। इसमें यह कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक समूह या समिति या किसान को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान मिनिमम किया जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इससे अधिक ऋण दिया जाएगा। इसमें कुछ ब्याज में सहायकी इत्यादि के भी प्रावधान किए गए हैं। जो ऋण समय से प्रदान कर देंगे उन्हें 3% अलग से सहायकी सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ऋण भुगतान करने की आसान शर्तें तय की गई हैं और हम लोग ये देखते हैं कि यह कार्यक्रम में ऋण बांटने का काम व्यापारिक बैंक और जो हमारे देश की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं वो ही करेंगे। तो पहले तो समस्या यही है कि इसमें ऋण केवल कुछ लोगों को न दिया जाए बल्कि समूह के लोगों को देने की कोशिश की जाए, जिसमें सामान्य किसान भी जो समूह में जुड़ा हुआ हो। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो फंड अलॉट करने की, यानी 1 करोड़ रुपए मिनिमम ऋण का प्रावधान किया गया है, तो इस 1 करोड़ रुपए मिनिमम ऋण का जो प्रावधान किया गया है उसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि जो फॉर्मेलिटी हो वो थोड़ा सा विभेदीकृत नेचर का हो या विभेदीकृत स्वभाव का हो। जो किसान समूह या किसान संगठन या कृषक संगठन हैं जो कमजोर तबके के हैं उनके लिए थोड़ी जमानत की जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं अपेक्षाकृत कमजोर ढंग का निर्धारित हो और जो इससे ऊपर वाले हों उनके लिए एक मजबूत औपचारिकता रखा जाए। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि ये एक लाभ ये होगा कि जो छोटे छोटे किसान समूह हैं वो भी इस ऋण को प्राप्त करके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप कर लेंगे। तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि सरकार अब ऋण का आवंटन कर देती है, बाद में हम लोग ये देखते हैं कि बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं करते। इस चीज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। चौथा हम लोग ये देखते हैं कि जैसे अक्सर ये होता है कि लोग ऋण तो ले लेते हैं, ऋण लेकर अगर समूह या व्यक्ति अगर बांट लेते हैं आपस में या फालतू चीजों पर खर्च कर दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर डेवलप नहीं हो पाएगा, फिर उद्देश्य ही निरर्थक हो, उद्देश्य को हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इस सब चीज़ों पर सरकार को निगरानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी पहल है ताकि निजी क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हो सके। अभी तक सरकार के स्वामित्व में ही ये सब डेवलप होते थे या बड़े पूंजीपति ही डेवलप करते थे, लेकिन अब कम से कम हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा और इसमें छोटे किसानों का समूह भी जो होगा वो शामिल होगा और उनको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग
व्यापारियों से करने में सक्षम होंगे और इससे उनकी आय निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। तो आज के लेक्चर में ये हमारी इतनी ही बात है और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है कि लाइक और शेयर करिए, इतना तो हमारा बनता है भाई। आप लोग अगर इसको बात को समझ रहे हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।